पहले ज़माने में हम देखते थे जो एल्डरली पर्सन्स होते थे उनमें स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जैसी जो बीमारियां होती थीं या हम स्ट्रोक्स देखते थे काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो नौजवान नस्ल है उनमें काफ़ी ज़्यादा ये ब्रेन हेमरेज, ये स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं। क्या वजूहत हैं? और डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजी से मुतल्लिक किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं? हम तो कभी पेशेंट्स देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम एपिलेप्सी पेशेंट देखते हैं, जिसको हम कश्मीर में मिर्गी या लारन या लट कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन है। स्ट्रोक्स देखते हैं जिसका कॉमन वजह है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तब ऐसा कोई इलाज नहीं है कि इस माइग्रेन को हम ख़त्म ही करें ये पेशेंट? ये इसमें तो काफ़ी फैक्टर्स है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। ये पीएमडी की बात आपने की। पहले ज़माने में हम देखते थे कि बहुत कम ये बीमारी जो है डायग्नोस होती थी, हालांकि बीमारी तब भी थी और आज भी है। लेकिन आज इसमें जो हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है डायग्नोस हो रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा कम है कश्मीर में लेके। और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो डायग्नोस हुए हैं। और एक जगह जो एम्स न्यू दिल्ली है वहाँ पे एक डीएमडी क्लिनिक लगता है, वहाँ पे इन पेशेंट्स को देखा जा रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई रिसर्च, क्या कोई जो दवाई है इसके लिए बनी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम सेहतियाब। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों पे बात करते हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनसे इन बीमारियों पे सलाह मशवरा करके आप तक वो इलाज पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है डॉक्टर परवेज़ अहमद शाह। वादी कश्मीर के मारूफ डॉक्टर हैं, नए किसी तारुफ न किसी तारीफ के मोहताज हैं। पिछले कई बरसों से ये वादी कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम देते आए हैं और आज इनसे हम जानेंगे न्यूरोलॉजी से मुतल्लिक जो न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स हैं उन पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये होगा, आजकल हम देख रहे हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं जो माइग्रेन है या ख़वातीन जो है उनमें हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं ये जो माइग्रेन है ये बढ़ता हुआ नज़र आता है। और अक्सर आजकल जो पेशेंट्स थे वो ये शिकायतें करते हैं कि हमें सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत सारी दवाई खाने के बाद भी उनको फ़र्क नहीं होती है। तो क्या वजूहात है ये माइग्रेन और जो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ये इतना बढ़ गए हैं? रफीक साहब, जहाँ तक हेडेक का ताल्लुक है, ये माइग्रेन आज नहीं बढ़ा है, ये पहले भी कॉमन था, आज भी वैसे ही कॉमन है। सिर्फ आजकल ये डिजीज़ ज़्यादा पिकअप होती है, डायग्नोज ज़्यादा होती है। लोग मेडिकली काफ़ी कॉन्शियस है, खासकर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो किसी को कभी हेडेक हो जाएगा, वो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर साहब उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या तकलीफ है। जहाँ तक हेडेक्स का ताल्लुक है, हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में दो कॉमन हेडेक टाइप्स देखते हैं। एक है टेंशन टाइप हेडेक, जो ग्लोबली कॉमन। दूसरा है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है, ये ज़्यादा औरतों में पाया जाता है, मर्दों में भी होता है, वो ज़्यादा औरतों में होता है। इस माइग्रेन में क्या होता है, पेशेंट को अ, ये सिर में दर्द एक सर से स्टार्ट होता है और पेशेंट कहता है जी पेशेंट मुझे थ्रॉबिंग हेडेक है। थ्रॉबिंग का मतलब पेशेंट बोलता है मुझे जी नाड़ी नस नाड़ी चल रही ब्रेन। और पेशेंट को उसके साथ अगर उसमें लाइट ऑन होगी या कोई शोर करेगा या टीवी ऑन होगा, उससे पेशेंट पे हेडेक ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता। पेशेंट प्रेफर करता है डार्क रूम में रहना या डार्क रूम में सोने को, या उसके साथ पेशेंट को उल्टी महसूस होती है जिसको हम नाशिया कहते हैं। फिर पेशेंट को कभी बाज़ औक़ात उल्टी भी आती भी है, जिससे पेशेंट को हेडेक में रिलीफ मिलता है, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। और जो माइग्रेन का हेडेक है, ये तकरीबन 4 से 72 घंटे रहता है। आप अगर पेशेंट को बार-बार माइग्रेन का एपिसोड आएगा, महीने में 5 बार, 6 बार, फिर उस सूरत में हम उसको माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस देते हैं। माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस का मतलब है अगर पेशेंट को महीने में 8-10 बार हेडेक आता है, तो हम उसको दवाई देते हैं ताकि 1 या 2 ही बार आए या 3 महीने में 1 बार। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई इलाज नहीं है कि इस माइग्रेन को हम ख़त्म ही करें ये ये इसमें तो काफ़ी फैक्टर्स है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। एक है इम्पोर्टेंट हार्मोनल फैक्टर, वो कोई कतल नहीं कर सकता जब तक कि खासकर फीमेल, जब तक वो मेनोपॉज को पहुंच जाए, उसके बाद उसको माइग्रेन फ्रीक्वेंसी कम, तब तक किसी ट्रीटमेंट से वो खत्म नहीं हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन अटैक्स कम कर सकते हैं।
नंबर 2 जो माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स का मतलब है जिससे माइग्रेन अटैक्स बार-बार प्रेसिपिटेट होते हैं, खासकर फास्टिंग, नंबर 1। नंबर 2 कोई टमाटर खाएगा, चॉकलेट खाएगा, धूप में चलेगा, एक्सट्रीम द टेम्परेचर या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या किसी पेशेंट को स्लीप डिप्रिवेशन हो जाएगी, रात को देर तक जागेगा, या कभी इवन एग्जाम स्ट्रेस दैट कैन प्रेसिपिटेट माइग्रेन। वो चीज़ें ये पेशेंट को अवॉइड करें एज मच एज पॉसिबल। 100% फिजिबल नहीं है जितना, या किसी खासकर औरतों में उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। माइग्रेन एक छूट ज़्यादा पीरियड्स के आसपास होता है या ड्यूरिंग पीरियड्स होता है। सो दैट इज हार्मोन रिलेटेड, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्रीट, वी कैन डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक एंड वी कैन मिनिमाइज डिसेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजी से मुतालिक किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं? क्योंकि आपने जो है कई वर्षों से आप यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं? इस न्यूरोलॉजी स्पेशलिटी में हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हम तो एक हेडेक पेशेंट देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम एपिलेप्सी पेशेंट देखते हैं, जिसको हम कश्मीर में मिर्गी या लारन या लट क्या कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन है। स्ट्रोक्स देखते हैं, जिसका कॉमन वजह है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो माना जाता है। हम यहाँ स्ट्रोक बहुत इसकी इसकी में क्या होता है कि दिमाग की जो नस है वो ब्लॉक होती है, और हेमरेजिक भी देखते हैं जिसमें दिमाग की नस फट जाए। तो दोनों किस्म के स्ट्रोक हम यहाँ देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है, उनको ये न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी में जो नसें होती है वो पूरी तरह से काम नहीं करती है, पेशेंट को झुंझुनाहट महसूस होती है, वो बड़ा डिसेबलिंग होता है पेशेंट के लिए। जब पेशेंट को न्यूरोपैथी की एक और सिम्टम है, जब वो चलता है उसको लग रहा है कि अपने क्वार्टर मूव पे चल रहा है। तो वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ न्यूरोपैथी है मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइट्स, खासकर अनकंट्रोल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज मेलाइट्स। बाकी वजूहत भी है, वो ये हम कॉमनली एनकाउंटर करते हैं इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। आधे आजकल बच्चों में हम एक मसल डिजीज भी काफ़ी देखते हैं, जिसको हम मायोपैथी कहते हैं, दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। these are different technical terms, वो भी बच्चों में डॉक्टर साहब, ये डीएमडी की बात आपने की। पहले ज़माने में हम देखते थे कि बहुत कम ये बीमारी जो है डायग्नोस होती थी, हालाँकि बीमारी तब भी थी और आज भी है। लेकिन आज इसमें जो हम देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है डायग्नोस हो रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा कम है कश्मीर में लेके, और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूँ कि कश्मीर में कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो डायग्नोस हुए हैं, और एक जगह जो एम्स न्यू दिल्ली है, वहाँ पे एक डीएमडी क्लिनिक लगता है। वहाँ भी इन पेशेंट्स को देखा जा रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई रिसर्च, क्या कोई जो दवाई है इसके लिए बनी है? जहाँ तक ये डीएमडी या दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ताल्लुक है, ये लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। फीमेल्स में इट्स ऑलमोस्ट रेयर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसके लिए तो बड़ा रेयर है वो, प्रैक्टिकली वी कैन से इट डजंट एग्जिस्ट इन फीमेल्स। ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, जेनेटिकली बाई मिक्स से ये माँ के पेट से ही बच्चे को ट्रांसमिट होता है जीन, और बच्चा मैनिफेस्ट करता है एट ए डिलेड माइलस्टोन। फिर बच्चा चलना कुछ बच्चे को ये चलने में लेट होता है, या बच्चा चलता है फिर बाकी बच्चों के साथ जो है खेलता है, क्रिकेट फॉल्ट होते हैं बच्चे को, बाकी बच्चों को नहीं होता। उसके बाद जब वीकनेस मसल्स की बढ़ती है, पेशेंट को डिफिकल्टी होती है ऊपर उठने में, बाकी सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने में पेशेंट को डिफिकल्टी होती है। तो उसको हम कहते हैं दुश्मन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद पेशेंट को एक स्टेज आता है या पेशेंट को टू वॉकिंग होती है, पेशेंट टोज पे चलता है, उसकी जो एरिया होती है वो चलते वक्त ऊपर रहती है। तो 12-13 साल की उम्र में बच्चा वाइन लॉब ब्राइडली होता है। इन बच्चों में क्या होता है, उनमें जो जो काफ मसल है वो थोड़ा हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बाकी मसल से ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड डिकेड दे आर ऑलमोस्ट बेटर। जहाँ तक आपने कहा कि अरे यह अनकॉमन था, अनकॉमन नहीं था, मैंने पहले भी अर्ज किया, बल्कि आजकल अवेयरनेस काफ़ी है, पेरेंट्स भी एजुकेटेड होते हैं, पेरेंट्स भी अवेयर है, तो डॉक्टर्स भी अवेयर है, तो पिकअप ज़्यादा हो। इस दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, काफ़ी रिसर्च चल रहा है, काफ़ी ट्रायल्स चल रही हैं, काफ़ी इलाज ट्राई किए आजमाए गए हैं और आजमाए भी जाते हैं। कुछ हद तक कामयाबी पाई है, बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी कुछ। हम जीन थेरेपी भी इसमें ट्राई हुआ, बाकी मेडिसिन भी ट्राई हुई है, और 100% सक्सेसफुल मिला है।
डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहूँगा, पहले ज़माने में हम देखते थे जो एल्डरली पर्सन्स होते थे उनमें स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जैसी जो बीमारियाँ होती थीं या हम स्ट्रोक्स देखते थे, काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो नौजवान नस्ल है उनमें काफ़ी ज़्यादा ये ब्रेन हेमरेज, ये स्ट्रोक्स वग़ैरह आते हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? स्ट्रोक के 2 किस्म होते हैं। एक को हम कहते हैं यंग स्ट्रोक, दूसरा हम कहते हैं स्ट्रोक इन एल्डरली। एल्डरली में कॉमन वजह है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ या हाई लिपिड्स और बाकी फैक्टर्स। पर जहाँ तक यंग स्ट्रोक का पाया था, उनमें क्या होता है, उनमें बचपन से ही माँ के पेट से ही ब्रेन में कुछ एवी मैलफॉर्मेशन होती है या एन्यूरिज्म होते हैं, वो ब्रेन में वो फट जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या आर्ट में बैलों में कोई डिफेक्ट होगा, उससे क्लॉट ब्रेन में जाता है, उसकी वजह से हो सकता है टैके का जंग स्ट्रोक। या कभी ड्रग्स विच सब्सटेंस अभी आज तो काफ़ी यहाँ वैली में भी बड़ा आम है, तो नौजवान काफ़ी ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रोक्स होते हैं। आजकल कोकेन और उसके अलावा भी बाकी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। वो वजह है कि यंगस्टर्स में भी होता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपका वक़्त काफ़ी कीमती है, उस बावजूद आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर परवेज़ अहमद शाह, वादी कश्मीर के मारूफ़ डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इनको संजीदगी के साथ सुना होगा, जो इन्होंने सवाल के जवाब दिए। अगले हफ़्ते एक और डॉक्टर साहिबान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।